नमस्कार दोस्तों। साहित्य की दुनिया की सबसे विवादित किताब ललिता, जहां प्यार जुनून बन जाता है और नैतिकता धुंधली। व्लादिमीर नाबोकोव की यह कृति हम्बर्ट हम्बर्ट की ललिता के प्रति पागलपन की कहानी है। क्या यह प्रेम है या अपराध? सुनिए पूरी कहानी हमारे और आपके चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 2 दिन गुजर गए, ग्लास लेक पर चलने का प्रस्ताव न रख सका। वे इस बात को भूल गई लगती थी, जबकि अगल बगल से गुजरती लोग की आंखों में देखने पर ऐसा लगता जैसे वह ग्लास लेक पर चलने की बात को कहने हेतु उत्प्रेरित कर रही हो। मैं उसे कैसे बताता कि मैं मिसेज हेज का पेइंग गेस्ट हूँ, उसका शौहर नहीं। बृहस्पति या शुक्रवार की शाम की बात है। मैं, मिसेज हेज व लो तीनों शाम को छत पर बैठे थे। मैं मिसेज हेज से एक फिल्म के प्लॉट पर विचार करते हुए शाम गहराने की प्रतीक्षा कर रहा था। मेरा ऐसा प्रयास इसलिए था जिससे कि अंधेरे का लाभ उठाकर ललिता का सानिध्य प्राप्त कर सकूं। जिस फिल्म की चर्चा हो रही थी उसे हम तीनों ने देख रखी थी, इसलिए हम तीनों बराबर वार्ता में रुचि ले रहे थे। मिसेस हेज जब फिल्म के बारे में अपना वक्तव्य समाप्त करके खामोश हुई तो मैं कनाडा में हुई एक भालू के शिकार की कथा सुनाने लगा। शिकार कथा रोचक थी, इसलिए दोनों का कथा वस्तु में खो जाना स्वाभाविक था। जब मुझे महसूस होता मिसेस हेज कथा सुनने में पूरी तरह तन्मय है, तब मैं हाथ या पांव बढ़ाकर लोग को छू लेता। मिसेस हेज सोच भी न सकती थी कि शिकार कथा को रोचकता मैंने प्रदान ही इसलिए की थी जिससे कि बीतते वक्त के साथ ललिता के स्पर्श का आनंद उठा सकूं। ललिता विरोध करने के बजाय गौर से सुनने का बहाना करके मेरे और समीप सरक आई थी। इससे मुझे समझते देर न लगी कि उसे मेरी छेड़छाड़ का यह तरीका बेहद भाया है। ये सब लोक की कृपा का ही परिणाम था जो वह मुझे इतने ढेर सारे सुअवसर प्रदान कर रही थी। मैंने कहानी समाप्त की तो मिसेस हेज ने एक नन्हा सा जोक सुनाया। लोग खुलकर हंसी। मिसेस हेज जोक सुनाने के बाद स्वयं भी हंस पड़ी थी। मैंने मौके का भरपूर फायदा उठाया और हंसी में उनका साथ देते हुए अपनी दाईं हथेली लो के पैर पर झटके से आगे बढ़ा दी। लो हंसती तो हंसती चली गई, ठीक इस प्रकार जैसे मुझसे प्राप्त होने वाला आनंद उसकी रग रग में गुदगुदी बनकर फैल गया हो। चंद पलों तक मिसेस हेज उसकी हंसी बर्दाश्त करती रही। तत्पश्चात जब उसकी खिलखिलाहट जारी रही तो उन्होंने उसे डपट दिया। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। कदाचित उसे उम्मीद न थी कि मिसेस हेज मेरे सामने उसे इस प्रकार डांट देंगी। स्वयं मिसेस हेज का भी मूड ऑफ हो गया, जिसकी प्रतिक्रिया उन्होंने उठकर कमरे की ओर बढ़ते हुए व्यक्त की। लो पूर्ववत शांत भाव से पड़ी रही। वह अब तक खामोश ही रही थी। तभी मैंने महसूस किया कि उसने मेरे हाथ को आगे बढ़ने हेतु सुविधा प्रदान की है। वह तनिक मेरी ओर सरक आई। मैं भीतर तक लरचता चला गया, किंतु इससे पहले कि मैं समय का लाभ उठाता हुआ अपनी मंजिल का सफर आगे तय करने की सोचता, मिसेस हेज की आवाज अंधेरे में गूंजी। भीतर चलो, तुम्हारे सोने का वक्त कब का गुजर चुका है। हो गया तो हो जाने दो, लो लापरवाही से बोली। तत्पश्चात ज्यों की त्यों पड़ी रही। एक बारगी तो मैं उसके उत्तर पर दंग रह गया, किंतु मेरी हरकतें जारी रहीं। क्या होने दो, मिसेस हेज की तेज आवाज गूंजी। तत्पश्चात वे आती चमकी। मैंने हाथ खींच लिया और थोड़ा परे सरक कर सांसों को नियंत्रित करने लगा। मिसेस हेज ने उसे कंधे से पकड़कर उठाया और सख्त आवाज में बोली, असभ्य लड़की, तंग मत कर और भीतर चल। ललिता खींच कर उठी और अपने पांव लगभग पटकती अपने कमरे की ओर बढ़ गई। यह पिस्की में अपनी नानी के पास पड़ती थी। वहां के लाड़ प्यार ने ही उसे उद्दंड बना दिया है। मिसेस हेज मेरे सामने यूं बैठी जैसे देर तक बैठने का इरादा रखती हों। यही महसूस करके मैंने इसे यहाँ बुला लिया। कुछ सुधर गई है, पढ़ाई में मन लग रहा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जरूर, मैं खंगारते हुए बोला। न बोलने की सूरत में वह यही समझती कि मैं उनकी बातों में रुचि नहीं ले रहा, जबकि उन्हें संतुष्ट रखना जरूरी था। जबकि लोग का यूं डांटा जाना मुझे नागवार गुजरा था। बच्ची है, मैं भीतर कसमसा रही प्यास से सूख चले होठों पर जीभ फेरते हुए बोला। जैसे जैसे बड़ी होगी समझ गहरी होती चली जाएगी।
मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहती थी। अनुरोध? जी हाँ, अगर आप इसे थोड़ी देर पढ़ा दिया करें तो बड़ी कृपा होगी, किंतु प्लीज मेरे अनुरोध का अन्यथा ना ले लीजिएगा। मिसिस हेज ने विनयशील स्वर में कहा। मेरा दिल बल्लियों उछला। आज ईश्वर मुंह मांगी मुरादें क्यों पूरी करने पर आमादा है, समझ में ना आया। दिल में आया कि अभी मिसिस हेज से क्लास लगवाने को कह दूं, जिससे कि अधूरा सबक पूरा किया जा सके, किंतु मैंने अपनी प्रसन्नता छुपाए रखी, कहीं मेरे मनोभाव मिसिस हेज ताड़ न जाएं। मैंने इस मुद्दे पर पूर्णतः लापरवाही जताते हुए सिर को हौले से झटका दिया। इसे नकारात्मक व सकारात्मक दोनों तरीकों से लिया जा सकता था। मिसेस हेज चंद पलों तक मेरे चेहरे के भाव को पढ़ने में असफल प्रयास करती रही। तत्पश्चात कुछ न बोली। थोड़ी देर बाद वे अपने कमरे में जा चुकी थीं। मैं भी अपने बिस्तर पर गिरकर ललिता के साथ बिताए गए मादक क्षणों को मस्तिष्क में दोहराने लगा। तभी मेरे कमरे में मिसेस हेज प्रविष्ट हुई। क्या आप वे मैगजीनें पढ़ चुके? उन्होंने पूछा। हाँ, मैं उठकर बैठते हुए बोला। वे मैंने लो को लौटा दी थी। ओ सॉरी, वह बोली और वापस लौट गई। मैं मन ही मन पछताने लगा कि मैंने लो को पढ़ाने का प्रस्ताव सीधे सीधे स्वीकार क्यों ना कर लिया। अगर मिसेस हेज ने मेरे सिर के झटके को नकारात्मक में लिया तो उन्हें नागवार गुजर सकता था। फिलहाल अब अगर उन्होंने इच्छा जाहिर की तो मैं फौरन स्वीकार कर लूंगा, मैंने सोचा और स्वयं पर झल्लाने लगा। क्यों? ऐसा क्या है इस मैगजीन में जो मैं नहीं पढ़ सकती? तभी लो का उच्च स्वर उभरा। मेरे दिल की धड़कनें थम गईं। स्पष्ट था कि लो वयस्कों वाली उन पत्रिकाओं को पढ़ रही थी। प्रत्युत्तर में मिसेस हेज की अस्पष्ट सी बड़बड़ाहट गूंजी। उन्होंने क्या कहा मैं न समझ सका। मैं रात भर ललिता के साथ अपने ख्वाबों की दुनिया में परवास करता रहा। सुबह उठा तो मैं बुरी तरह उद्विग्न था। आत्म अवलोकन के बाद मैंने पाया कि मैं बुरी तरह उत्तेजित व तनावग्रस्त था। शरीर की प्रत्येक रग में ललिता समाई सी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने ललिता को पूर्ण रूपेण प्राप्त न किया तो पागल हो जाऊंगा। कई बार मैंने वापसी का विचार किया, किंतु जितनी बार मेरा यह इरादा पुख्ता हुआ, ललिता का भोला चेहरा सामने आकर स्थिर हो गया। मेरे पांव जहां के तहां जम गए। स्पष्ट था कि जाने का इरादा स्थायी न हो पाया, जबकि मैं जानता था कि ललिता मेरी नहीं हो सकती। मैं वहां पेइंग गेस्ट हूं। आज नहीं तो कल मुझे वहां से जाना है। कई बार तो मैं तनाव की इतनी गहरी स्थिति में पहुंचा कि आत्महत्या का इरादा तक कर बैठा, क्योंकि ललिता के बगैर मुझे सारी दुनिया सारहीन लग रही थी। अन्ना की जिस प्रछाया को ढूंढता, मैं दर बदर भटकता, न जाने कितनी औरतों के बिस्तर पर नाक रगड़ता रहा था, वो मैं चक्रवर्ती ब्याज के मेरे सामने थी। मैं उसका मोह त्यागता भी कैसे? वही मेरी प्राणाधार थी। उसके लिए प्राण त्यागना कोई अनुचित न था। विचारों की उस उथल पुथल में मुझे महसूस हुआ कि मैं वास्तव में एक कायर व्यक्ति हूं। व्यक्ति जितना विद्वान वह विवेकी होता है, उतना ही बड़ा वह अनौचित्य की स्थिति में कायर सिद्ध होता है। इसका एहसास मुझे उस वक्त हुआ। अपने विवेक के रहते मैं इतना अविवेकी निर्णय अंजाम तक नहीं पहुंच सकता, इसका मुझे विश्वास होता चला गया। वैसे भी मैं हिंसा से सर्वथा दूर रहने वाला था। स्वप्न में भी अगर मैं हिंसक होकर किसी पर गोली चलाता तो वो टारगेट से टकराकर मटर के दानों की तरह इधर उधर बिखर जाती थी। दिन भर का तनाव झेलने के बाद मैं शाम को डाइनिंग टेबल पर मिसेस हेज के सम्मुख पहुंचा। साथ में लो भी थी। भोजनोपरांत हम कॉफी पी रहे थे। तब मैंने बात छेड़ी। आप कुछ दिन पूर्व लेक पर पिकनिक हेतु जाने को उत्सुक थी ना? ओ हाँ, मिसेस हेज चौंकी थी। लेकिन मैं चार दीवारी में कैद रहते रहते ऊब चुका हूं। सोचता हूं क्यों न जाकर मैं कुछ सैर सपाटा कराऊं, मन बहल जाएगा। जरूर, इस बारे में तो मैं भूल ही गई थी, मिसेस हेज बोली। खूब याद दिलाया आपने। मैं समझा नहीं। मैंने अपनी विद्वता को हवा में उड़ाते हुए अनजान बनने की चेष्टा की। आप शायद भूल गए कि लेक पर चलने का प्रस्ताव मेरा था और मैं और लोग के साथ वहां जाने की सोच रही थी। ओ, कल आप अकेले नहीं जाएंगे, वरन हम दोनों भी साथ होंगे, बशर्ते आपको असुविधा न महसूस हो। ओह श्योर, मैंने प्रसन्नता भरी झुरझुरी ली। मुझे क्या असुविधा हो सकती है? ललिता ने मुझे प्रशंसापूर्ण दृष्टि से देखा, इस प्रकार जैसे उसका वश चलता
तो वह लेक पर चलने की खुशी में उसे चूम चूम लेती। मैं अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खो गया। कल पिकनिक स्पॉट पर पहाड़ की चढ़ाई पर वह तीनों साथ होंगे। मिसेस हेज थक कर कहीं बैठ जाएंगी और मैं लो को अपनी गोद में खींच लूंगा। मैं कल्पनाओं की बुलंदियों में प्रवास करता चला गया था। सुना है सौभाग्य के पीछे दुर्भाग्य के दबे पांव चलने की आदत बहुत पुरानी है। कोई ध्यान दे या ना दे, चुपचाप वह अपना काम करता रहता है और इंसान को जब तक पता चलता है वह अपना खेल खेल चुका होता है। उस वक्त सिर धुनने के अलावा दुर्भाग्यग्रस्त व्यक्ति के सामने कोई चारा नहीं होता। दूसरे दिन दोपहर के पूर्व ही माँ बेटी किसी बात पर एक दूसरे से उलझ पड़ी। वो भी कुछ ऐसे अंदाज में कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दोनों में किस बात को लेकर उलझाव बढ़ा ये मैं न जान सका, या यूं कहिए कि अपनी ही कल्पनाओं में उड़ते रहने के कारण मेरे आसपास क्या घट रहा है इस बात पर मैंने ध्यान ही न दिया था। इससे पहले कि मैं उन दोनों के मध्य कोई संधि प्रस्ताव पेश कर पाता, लो ने हाथ मारकर नौकरानी के हाथ में थमा दूध गिरा दिया। वह दूध उसे पिलाने के लिए लाई थी। बस फिर क्या था। मिसेस हेज के क्रोध की रणभेरी बज उठी। उन्होंने मेरे सामने ही उच्च स्वर में डांट पिलानी शुरू कर दी। छोड़िए भी, बच्ची ही तो है। मैं अपनी 40 वर्षीय उम्र का फायदा उठाते हुए बीच में कूदा। हरगिज नहीं। मिसेस हेज ने सख्ती से इनकार में गर्दन हिलाई। इस मूर्ख लड़की की बदतमीजियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। जब तक यह अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगी और क्षमा नहीं मांगेगी, मैं इस असभ्य लड़की से बात करना भी पसंद नहीं करूंगी। मैंने शांति प्रयासों के तहत एक अनुरोधपूर्ण दृष्टि लो पर डाली, जिसका स्पष्ट मतलब था कि वह बात को न बढ़ाते हुए क्षमा मांग ले। शायद मेरे मुंह से कुछ अल्फाज भी निकल जाते, किंतु तभी लो ने इतने भयंकर भाव से मुझे घूर कर देखा कि मैं भीतर तक हिल उठा। नजरें ठिठक कर रह गईं, जुबान तालू से जा चिपकी। तभी लोलिता उठी और अपने कमरे की ओर पांव पटकती हुई बढ़ गई। मिसेस हेज चंद पलों तक हवा से लड़ने पर उतारू भक्ति झकती रहीं। तत्पश्चात मुंह से क्रोध से हवा उड़ाती हुई एक ओर को बढ़ गईं। अगले दिन संडे था। इस दिन भी अकेले में बातों का क्रम पूरी तरह समाप्त रहा। ललिता अपनी किसी फ्रेंड के घर पार्टी होने के बहाने वहां से टल गई थी। वह शाम को देर से लौटी तो मिसेस हेज को स्वयं की प्रतीक्षा करते पाया। वह लापरवाह अंदाज में अपने कमरे की ओर बढ़ गई। मिसेस हेज चिंतित हो उठी। ये जिद्दी लड़की कहीं रूठ कर खाना पीना तो नहीं छोड़ देगी? वे चिंतित स्वर में बोली। ये पूरी पागल है। क्रोध की स्थिति में वह 2-4 दिन खाना पीना बंद कर देगी। अच्छा? मैंने भी चिंता दर्शाई। गंभीर मुद्रा में बोला, आप उसे मना क्यों नहीं लेती? मिसेस हेज कुछ न बोली और उठ गई। दूसरे दिन दोनों में बोलचाल हो गई। बेटी के वॉकआउट से घबराकर मिसेस हेज ने समझौता करना ही उचित समझा था। किंतु किंतु अगले दिन बारिश, मूसलाधार बारिश, वो भी निरंतर 3 दिनों तक। मैं अपने बिस्तर पर लेटा छटपटाता सा बादलों को कोसता रहा। तत्पश्चात मेरे कल्पनाशील मस्तिष्क ने उड़ान भरी कि काश कोई विनाशकारी प्राकृतिक मुसीबत पूरे शहर पर टूट पड़े और पूरे शहर के निवासी मर जाएं। अगर जीवित रहें तो हम दोनों, अर्थात मैं और ललिता, हमारे रास्ते के सारे अवरोध समाप्त हो जाएं। मैं अपनी लो को अपनी बाहों में छुपाए किसी एकांत की ओर बढ़ता चला जाऊं और उसे प्यार व आनंद का पाठ पढ़ाते हुए स्वयं इतनी गहराई तक उतर जाऊं जहां तक अब तक न उतर सका था। मैं अपनी ही कल्पनाओं में खोया समय गुजारता रहा था। शनि शनि मौसम साफ हुआ। शनिवार की धुली धुली सुबह। मेरे पांव आज जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। ये सोचकर कि मिसेस हेज आज पिकनिक पर चलेंगी, मेरा मन मयूर सा झूम रहा था। सुबह के करीब 9 बजे मैं ललिता की झलक पाने के लिए उसके कमरे के सामने से गुजरा तो आश्चर्यचकित रह गया। लौ स्टूल पर खड़ी खिड़की से सिर निकाले किसी से बातें कर रही थी। मेरे मन में तीव्र जिज्ञासा उठी। वह किससे बातें कर रही है? यह जानने के लिए मैं भीतर प्रविष्ट हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लो नाराज हो सकती थी, किंतु अब क्या हो सकता था। मैं उसके निकट पहुंच चुका था, इतने कि उसके रेशमी बालों की भीनी भीनी सुवास मेरी श्वासों में समाना प्रारंभ कर चुकी थी। मैंने सोचा कि मैं उसे नाराज होने से रोक सकता हूँ। उसके कंधे पर हाथ रखकर या फिर सिर पर चपत मारकर हंसते हुए कह सकता था कि मैं इधर से गुजर रहा था, किंतु उसे बातें करता देखकर उसे डराने की इच्छा हो आई।
इस प्रकार मैं अपने आगमन को हवा में उड़ा सकता था। यही सोचते हुए मैंने उसके कंधे को स्पर्श किया ही था कि वह यूं हड़बड़ाकर पलटी की गिरते गिरते बची। मैं स्तब्ध रह गया। घबराहट में मैं हंसने की बात तो दूर, एक शब्द भी न बोल सका। ललिता का चेहरा एक पल के लिए तमतमा उठा। उसने मेरा हाथ झटक दिया। दूर हटो, जाओ यहां से। मुझे जैसे काट मार गया। सेकंड भर के लिए मैं पत्थर के बुत की तरह खड़ा रहा। तत्पश्चात मुड़ा और बाहर आ गया। वही हुआ जिसका मुझे डर था। ललिता नाराज हो गई थी और उसका नाराज होना मेरे लिए मृत्यु से कम कष्टदायी न था। लंच पर मैं उदास ही रहा। जैसे तैसे दो चारने वाले निकले और वापस आकर अपने बिस्तर पर पड़ गया। लंच के दौरान मिसेस हेज ने बातचीत करनी चाहिए थी, जिसके जवाब में मैं मात्र हाँ हूं से काम चलाता रहा था। काफी देर तक मैं पलकें झपकाता रहा, किंतु मुझे नींद नहीं आई। तंग आकर मैंने एक उपन्यास उठाया और बरामदे में पड़ी चेयर पर आ बैठा। मेरा इरादा उपन्यास के कथानक में उलझकर ललिता का तनाव कुछ कम करना था। मैंने अभी चंद पृष्ठ ही पलटे थे कि मेरी आंखों पर दो नर्म गुदगुदे इंसानी हाथ आकर टिक गए। मैं चौंक पड़ा। ये स्पर्श न केवल मुझे रोमांचित कर गया था, वरन मैं परिचित भी था। ये उन्हीं उंगलियों का स्पर्श था जिसे प्राप्त करने के लिए मैं जान की बाजी भी लगा सकता था। ये ललिता थी, जो ना जाने कब चुपके से मेरे पीछे आ खड़ी हुई थी। तत्काल मेरी श्वासों में उसके गेसुओं की खुशबू तैरती चली गई थी। समझते देर न लगी कि मेरी नाराजगी उससे छुपी न रह सकी और वह उसे ही दूर करने के इरादे से यहाँ आई थी। मैं उन्मत्त सा हो उठा। मेरे हाथ पीछे की ओर बढ़े। प्रत्युत्तर में वह खिलखिलाकर तनिक पीछे हट गई। मैंने हाथ उसकी बाहों से आगे बढ़ाना चाहा तो किताब गोद से गिर गई। वह खनकती हुई हंसी हंसी। असभ्य लड़की! तभी मिसेस हेज का क्रुद्ध स्वर उभरा। अब मिस्टर हम्बर्ट का सिर खाने पहुंच गई। आप कृपा करके दो तगड़े हाथ इसके सिर पर दमा दीजिए, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। मैंने अपना हाथ तत्काल खींच लिया। शुक्र था ऊपर वाले का कि बात इससे आगे न पहुंची थी, वरना सारा खेल चौपट होकर रह जाता। ललिता ने अट्टहास लगाया और भागती हुई अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ी। मैं हतप्रभ सा यूं ही बैठा रह गया, जैसे अभी अभी मेरे जीवन की पूरी कमाई लुट गई हो। मेरा मन कई प्रयासों के बाद भी उपन्यास में न लगा, तो मैं उठकर फूलों की क्यारियों की ओर बढ़ गया। गुलाब शायद आपका पसंदीदा पुष्प है। मिसेस हेज तेजी से मेरे निकट आई थी। तोड़कर देखिए, बेहतरीन खुशबू वाले फ्रांसीसी गुलाब हैं। जी शुक्रिया, मैं अनमना सा बोला। फूल पेड़ों की गोद में ही अच्छे लगते हैं, लीजिए भी। मिसेस हेज ने एक फूल तोड़ा और उसे पकड़ाने के बहाने तेजी से सरक कर मेरे निकट आई। किंतु इससे पहले कि मैं हाथ बढ़ा पाता, एक गेंद उनके हाथ से टकराई फूल गिर गया। मैंने चौंक कर उस दिशा में देखा जिधर से गेंद आई थी, तो मैं अवाक रह गया। वह ललिता थी और जिह्वा का अग्रिम कोना लहराते हुए मुझे चढ़ा रही थी। मिसेस हेज ने उसको देखा तो भड़क उठी, किंतु इससे पहले कि वह कुछ कहती, गेंद मैंने जानबूझकर नहीं फेंकी, कहते हुए ललिता हंसते खिलखिलाती भाग खड़ी हुई। मैं ललिता के जितने ही करीब जाने की सोचता, वह मेरी प्यास भड़काकर पीछे सरक जाती। मेरी व्यग्रता और भी बढ़ जाती। हालांकि अवसर पाकर वह मेरे निकट आने पर मेरे स्पर्श का आनंद भोगने से पीछे नहीं हटती थी, किंतु ऐन उस वक्त जब हम निकट और निकट आने ही वाले होते, कोई ना कोई मुसीबत घटना के रूप में जरूर सामने आ जाती और हम विवशतः पीछे हट जाते। लेक पर पिकनिक हेतु हमारा जाना अभी भी न हो सका था। फिलहाल मैं और ललिता मिसेस हेज की आंख बचाकर आंख मिचोली के खेल में व्यस्त थे। हम दोनों भी डिनर टेबल पर एकत्र हुए ही थे कि रेडियो पर अगले 24 घंटों के मौसम की सूचना दी गई। कल मौसम साफ रहेगा। ये जानकर मिसेस हेज का चेहरा खिल उठा। कल हम लेक पर पिकनिक मनाएंगे, मिसेस हेज ने ऐलान किया। हम डिनर भी वही लेंगे। ललिता ने पांव टेबल के नीचे ले जाकर मेरा पांव दबाया। मैंने देखा उसके चेहरे पर प्रसन्नता का रेला सा आकर गुजर गया था। मैं स्वयं को सामान्य प्रदर्शित करने लगा। सुबह मेरी आंख इतनी जल्दी खुल गई कि मुझे स्वयं पर आश्चर्य हुआ। इतना सुबह उठने का मैं आदी न था। पिकनिक पर जाने की बात याद आते ही मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा था। तभी मेरे कानों से मिसेस हेज का स्वर तेज टकराया। वे नौकरानी को डांट रही थी। कहीं किसी बात पर मिसेस हेज अपना मूड ऑफ करके प्रोग्राम चौपट कर बैठे, इसलिए मैं वहां पहुंचा
जिससे कि मैं मामला संभाल सकूं, किंतु मेरे पहुंचते पहुंचते बात स्वयमेव संभल गई। इसके पूर्व कि मैं कुछ कहता, फोन की घंटी बजी। नौकरानी ने ही फोन उठाया। चंद पलों तक वह उधर से उभरता स्वर सुनती रही। तत्पश्चात उसने रिसीवर रख दिया। किसका फोन था? मिसेस हेज ने पूछा। रोज का। नौकरानी लोग के कमरे की ओर देखकर बोली, उसकी माँ को तेज बुखार है, इसका कारण उसका पिकनिक पर जाना ना हो सकेगा। उसने कहा है कि आप लोग चाहें तो जा सकती हैं। नहीं। मिसेस हेज ने मेरे व लो के सीने पर जैसे एक साथ ठोकर जमाई थी। अगर वो नहीं जा सकती तो हम भी नहीं जाते। मैंने भी अनमने भाव से गर्दन हिला दी। चंद पलों के बाद मैं लौटा तो सिर घूम रहा था। जब जब प्रोग्राम निश्चित हुआ कोई ना कोई मुसीबत बला बनकर टपकी, किंतु इस बार रोज वाला बाबेला तो मेरी समझ के बाहर ही था। इसका मतलब था कि लो ने अपनी उस काली कलूटी सहेली रोज को भी पिकनिक की घुट्टी पिला दी थी। मैं अभी अपनी सोचों में ही गुम था कि मेरे कानों में मिसेस हेज का उच्च स्वर पड़ा। लो, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें चर्च चलना है। हमें नहीं, तुम्हें। ललिता का अक्खड़ स्वर। मैंने कहीं नहीं जाना। असभ्य लड़की। मिसेस हेज का बिगड़ा स्वर। तू होश में तो है? कुछ भी समझो किंतु मुझे नहीं जाना। जिद भरा स्वर। तत्पश्चात स्वर दबकर अस्पष्ट सा हो गया। स्पष्ट था कि दोनों एक दूसरे पर शब्द भेदी बाण चलाना प्रारंभ कर चुकी थी। मैंने खिड़की से झांककर देखा तो मिसेस हेज को झटके से कार का दरवाजा बंद करके ड्राइविंग सीट संभालते देखा। लो उसके साथ न थी। उस दिन मैं इतना तृप्त हो गया था कि जीवन की अन्य सारी खुशी फीकी मालूम हो रही थी। मेरे आगे पीछे चारों ओर दुनिया रंगीन ही रंगीन थी। ऐसा लगता था जैसे बरसों की साधना तपस्या सफल हो गई हो। उस दिन मैंने घर से बाहर जाकर खाना खाया। काफी समय के बाद खुलकर भूख लगी थी। दोपहर भर में सड़कों पर इधर उधर घूमता रहा। शाम को घर लौटा तो मिसेस हेज से सामना हुआ। अपने कमरे में जाते हुए मैंने ललिता के कमरे में झांका तो कमरा खाली पड़ा। कपड़े बदल आकर मैंने बातों ही बातों में मिसेस हेज से लो के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह अपनी एक सहेली के यहाँ चली गई है। उसका फोन आया था, इवनिंग शो देखकर वह लौटेगी। डाइनिंग टेबल पर मैं और मिसेस हेज ही थे। आज मिसेस हेज ने डाइनिंग टेबल को कुछ खास ही अंदाज और अदा से सजाया था। जब मैं अंदर पहुंचा तो वह एक बड़े से क्षमादान में मोमबत्तियां सजाने के बाद फूंक मारकर बुझाई तो माचिस की जली तिली एस्ट्रे में रखने के बाद उसे तलाश करने लगी। मैंने इस कार्य में उनकी सहायता की तो वे मुस्कुराकर बड़ी अदा से धन्यवाद करना न भूली। वह उस समय अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही दिलकश नजर आ रही थी। उनकी बातों में शुष्कता न होकर लगावट थी। मैंने समझा कि ललिता के घर में न होने की वजह से वे उस दिन मानसिक तनाव में नहीं है, अतः व्यवहार में तब्दीली है। पर इस बात को कब जानता था कि यह परिवर्तन मेरे खातिर है। खाना शुरू हुआ तो मैंने जाना कि मिसेस हेज ने मेरे लिए सलाद की स्पेशल डिश तैयार करवाई थी। बातचीत के दौरान मिसेस हेज ने इस बात का जिक्र किया कि 2 दिन बाद ललिता 1-2 महीने के लिए कैंप चली जाएगी। मैं चौंक गया। पहले तो मेरी समझ में न आया कि जो मैंने सुना है वह सत्य है, मगर जब मिसेस हेज ने अपनी बात पुनः दोहराई तो मेरा दिल बुझ सा गया। मैंने मन ही मन सोचा कि मेरी जलपरी सचमुच 1-2 महीने के लिए मुझसे छिन जाएगी। इस चक्करबाजी में मुझसे आगे खाना न खाया गया। भूख जैसे मिट गई। मिसेस हेज ने पूछा तो मुझे दांत दर्द का बहाना बना देना पड़ा। मैंने उस समय कॉफी तक को स्वीकार न किया। क्षमा मांगकर अपने कमरे में आ गया और मुंह ढांप कर पड़ गया। अगले दिन ललिता खरीदारी में बिजी रही। ऊल झलूल चीजों की खरीदारी का जैसे उसे शौक था। उसके बाजार से लौटकर आने पर हमने साथ खाना खाया। खाने के समय कोई खास बातचीत न हो सकी। खाने के बाद वह अपने कमरे में गई और उन मैगजीनों के पृष्ठ पलटने लगी जिन्हें वह कैंप में ले जाने का इरादा कर रही थी। अगले दिन सोमवार को माँ बेटी बाजार में और खरीदारी करने के लिए गईं। उनके पीछे ललिता के कैंप वालों को फोन आया जो मिसेस हेज से ललिता की खुराक वगैरह के बारे में बातचीत करना चाहते थे। मैंने उनके बाजार जाने की बात बतलाकर कहा कि अमुक समय पर पुनः फोन कर लें। मंगलवार को ललिता ने खाना कमरे में ही खाया। इसी बीच माँ बेटी में किसी बात पर पुनः कहासुनी हो गई।
मैं ललिता को एक नजर देख लेने के उद्देश्य से एक आध बार उसके कमरे के सामने से गुजरा। वह पेट के बल औंधी इस तरह पड़ी हुई थी कि उसके बालों और पैरों के सिवाय कुछ भी दिखाई न पड़ता था। जब से मुझे आभास हुआ कि वह मां से झगड़ी है, मैं उसे देखने और झगड़े का कारण जानने को आतुर था। ललिता उन लड़कियों में से थी जो गुस्से में और रोते समय और भी हसीन लगने लगती हैं। डिनर के बाद मिसेस हेज ने मुझे नीचे बिठा लिया। हम दोनों बराबर में बैठ गए। इस बैठक के दौरान अधिकांश बातचीत मिसेस हेज ने ही की थी। वे शिकायती स्वर में बोली, पहले तो कैंप जाने की जिद कर रही थी और अब जबकि कैंप जाने की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं तो मुझ पर इल्जाम लगा रही है। कैसा इल्जाम? मैंने उत्सुक होकर पूछा। कहती है कि अपना पीछा छुड़ाने के लिए मैं उसे कैंप भेज रही हूँ, मिसेस हेज ने कहा। मैं माँ बेटी की इस नोकझोंक के बीच मध्यस्थ बनना जरूरी न समझ रहा था, अतः चुप ही रहा। बुधवार को सुबह सुबह ललिता मुझे 1 मिनट के लिए पोर्च में मिली। 1 मिनट क्या, कुछ सेकंड्स के लिए कहिए। सफेद शर्ट पर हरे रंग का पैंट पहने हुए वह नीचे उतर रही थी और मैं आगे से लौटता हुआ बरामदे से होकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। मैंने खुश होकर हंसकर उससे बात करनी चाही, लेकिन उसने मेरी ओर देखकर जवाब देना तो दूर, हाथ में पकड़ी लोहे की किसी चीज से कसकर मेरी बाह पर वार किया। दगाबाज, उसने नथुने फुलाकर जोर जोर से सांस लेते हुए कहा और तेजी से आगे निकल गई। मैं सन्न रह गया। उसके व्यवहार के इस परिवर्तन के बारे में सोचने लगा। कितने अधिकार के साथ उसने मुझे दगाबाज कहा था और फिर समझ गया कि पिछली रात बरामदे में मिसेस हेस के साथ बैठकर बातचीत करना काफी महंगा पड़ा है। लंच पर भी ललिता अपने कमरे में रही। डाइनिंग टेबल पर हम और मिसेस हेज, हम केवल दो ही थे। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ, मैं विचारों की तंद्रा में खोया हुआ था कि मैं किस पागलपन में फंस गया हूं। ललिता सारी उम्र ललिता तो ना रहेगी। 2-3 वर्ष बाद उसके जिस्म की फूटती हुई कलियां फूल बन जाएंगी। उसका सारा कच्चापन आप से आप छूट जाएगा। तब मैं क्या करूंगा? लेकिन यह ख्याल ज्यादा देर तक न टिक सका। उसी समय में विचारों की तंद्रा से चौंका। नीचे से ललिता के जोर जोर से बोलने की आवाज आई। वह अपनी माँ से इस बात पर झगड़ रही थी कि उसका सामान कम क्यों कर दिया है, और मिसेस हेज उसे समझाने का प्रयास कर रही थी कि कैंप में जाने का मतलब यह तो नहीं कि घर का सारा सामान वह उठा ले जाए। वह उसे ऊंच नीच बताते हुए कह रही थी कि उसकी भी उम्र कभी उस जैसी थी, वह भी कैंप अटेंड कर चुकी हैं। कैंप में कितना सामान ले जाना चाहिए इस बात का उन्हें पूरा अनुभव है। ज्यादा सामान लेकर जाना असुविधाजनक तो रहता ही है, साथ ही सामान के चोरी चले जाने का भी डर रहता है। थोड़े सामान की ज्यादा आसानी से देखभाल की जा सकती है। पता नहीं उसने अपनी माँ के लेक्चर का क्या असर लिया। बात उसके पल्ले पड़ी या नहीं, मगर वह चुप जरूर हो गई। मेरे मन में उस अवसर पर भी यह बात आई कि जाकर माँ बेटी के बीच मध्यस्थ बनूं। जाहिर था कि अगर ऐसा मैं करता तो मुझे ललिता का ही पक्ष लेना पड़ता। उसकी घूरती आंखों को मैं झेल न सकता था। उसका पक्ष लेने से वह खुश हो जाती है। मैं मिसेस हे से कहता कि यही उम्र है घूमने फिरने और ऐश करने की। इस उम्र में ऐश न करेगी तो कब करेगी? सामान कम होने पर उसे दूसरी लड़कियों से मांगना पड़ेगा और इस प्रकार हीनता की भावना जागेगी। इस उम्र में बच्चों के मन मस्तिष्क में हीनता की भावना का जागना कोई अच्छी बात नहीं है। किसी विषय में अपने मतलब में तर्क निकाल लेना और उसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण तलाश कर लेना मुझ जैसे इंसान के लिए कोई कठिन काम नहीं रहा। मगर यह सब तो महज सोचने वाली बात थी। मिसेस हेस के सामने मौजूद रहने पर मैं ललिता से सीधे बात करने से भी डरता था। उसका पक्ष लेना तो बहुत दूर की बात थी। हालांकि मैं यह भी जानता था कि ऐसा करना कोई अनहोनी बात ना होती। बच्चों का हमेशा दूसरे बड़े पक्ष लेते ही हैं, मुंह पर ना सही, पीछे वे इस बात पर खुश होते हैं। आखिर बच्चे बच्चे होते हैं, उनसे माँ बाप को ईर्ष्या नहीं प्यार होता है, और प्यार करने वाले का पक्ष लेना कभी भी बुरा लगने वाली बात नहीं होती। मगर मेरे मन में तो कुछ और ही भावना थी। सदा पकड़े जाने का खतरा बना रहता था। हमारा संबंध सीधा साधा ना होकर दूसरी मंजिल की ओर बढ़ गया था, जिसमें हर कदम पर संकोच और झिझक रहती थी। अब मेरे लिए बेहतर यही था कि माँ बेटी के झगड़े में मैं तटस्थ दर्शक रहकर अपनी भूमिका निभाऊं। मैंने अपना ध्यान दूसरी ओर मोड़ लिया और इस बात को सोचने लगा कि ललिता के बगैर सारा घर सूना हो जाएगा। उसके जाते ही बहारें जैसे चली जाएंगी, रूठ जाएंगी। मुझे किसी के कदमों का ना तो इंतजार रहेगा,
ना ही किसी के लिए दिल की धड़कनें बढ़ा करेंगी। ललिता क्या जाएगी, सब कुछ अंधेरे में डूब जाएगा। उसके बगैर 1-2 माह का समय कैसे काटूंगा? 1 माह का अर्थ 4 सप्ताह, 30 दिन, यानी 720 घंटे। मिनट्स और सेकंड का हिसाब मैं निकाल रहा था कि अचानक ललिता के साथ कैंप जाने की बात दिमाग में आई। दिमाग ने कहा, लड़कियों का कैंप है, मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? दिल ने कहा, लड़कियों का कैंप है तो क्या हुआ, मैं वेश बदलकर आसपास अपना टेंट लगाकर पड़ा रहूंगा, किसी औरत का मेकअप कर लूंगा, और किसी दिन जब ललिता उस कैंप में मुझे औरत समझकर आएगी तो उसके अंदर आते ही मैं उसे बाहों में। मैं इन्हीं उल जलूल विचारों में खोया हुआ था। तभी नीचे से कार के इंजन के स्टार्ट होने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मेरा मन बहुत हुआ कि जाती हुई ललिता को उठकर देखूं, मगर ऐसा न कर सका। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैं उस विदा के क्षण को अपनी आंखों से देख न सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने से मेरे देखते देखते जबरन ललिता को मुझसे दूर किया जा रहा है और मैं कुछ भी कर पाने में असमर्थ हूँ। उसी समय कुछ ऐसा अप्रत्याशित घटना घटी जिसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। कार के स्टार्ट इंजन की आवाज मेरे कान में पड़ रही थी। मिसिस हेस का स्वर उभरा था, जल्दी करो, क्या काम रह गया अब? इंजन बंद हो गया। कार के चल पड़ने की आवाज के बजाय दरवाजा खुलने की आवाज आई थी। फिर कार से ललिता के कदम बाहर आए थे। इस बात का अंदाजा मिसेस हेस के स्वर से लग रहा था। उन्होंने लगभग चौंकती आवाज में पूछा, कहाँ जा रही हो? ललिता का कोई भी उत्तर न था। उसके तेज कदमों से अंदर भागकर आने की आहट मिली थी और वह सीधे मेरे कमरे में आई। उसे अप्रत्याशित रूप से अपने सामने पाकर मैं बिस्तर से उठ भी न पाया था कि झपाके के साथ मुझ पर झुकाई, गले में बाहें डालकर मुझे अपने से भींचने लगी। कुछ पता नहीं चला कि कब क्या हुआ। अगले पल मेरे दहकते होठ उसके होठों पर थे। फिर जिस फुर्ती से ललिता आई थी उतनी ही तेजी से खुद को छुड़ाकर वापस चली गई। मुझे तो खैर यकीन था ही, पर अब तो आपको भी विश्वास आ गया होगा कि इतवार को ड्राइंग रूम में मेरे और उसके बीच में मधुर खेल हुआ था। उसे उसने मात्र छोटी बच्ची के रूप में न लिया था। मेरी हर हरकत से वह आनंदित और उन्मादित हुई थी। वह जानती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह पुरुष के हाथ के स्पर्श और सिहरन के प्रति ज्ञान प्राप्त कर चुकी थी। अगर उसे इस बात का ज्ञान न होता तो मुझे वह दगाबाज न कहती, अधिकार के साथ मेरे हाथ पर चोट न करती। उसने अपना जबरदस्त विरोध प्रकट कर दिया था। ऐसा करके विरोध भी किसको लेकर? अपनी सगी माँ को लेकर। उसने मुझे आभास करा दिया था कि वह उसकी है और उसका मुझ पर इतना अधिकार हो चुका है कि वह मुझे दुनिया की किसी भी अन्य औरत से हंसता बोलता भी नहीं देख सकती। उस समय जाते जाते ललिता सारे जमाने की लज्जत मुझे प्रदान कर गई थी। एक ऐसी अनुभूति, मादक भेंट अपने प्यार को दे गई थी जिसके सहारे मैं कयामत तक उसके लौटने का इंतजार कर सकता था। वह कयामत बनकर मेरे पास आई थी और कयामत बनकर ही चली गई थी। वह ऐसी कयामत थी जिसके लौटकर आने का बार बार किसी को भी इंतजार हो सकता है। ललिता के चले जाने पर बिस्तर पर से उठकर मैं देर तक शीशे में अपना मुंह देखता रहा। मेरी उंगलियां बार बार अपने होठों पर चली जाती थीं। मुझे लगता था मेरी उंगलियां और सिरों पर त्वचा के बीच कहीं ललिता का वह दूधिया स्पर्श अभी तक जिंदा है। मेरी हथेली के बीच उसकी फ्रॉक की सरसराहट बार बार कुनमुनाने लगती है। मिसिस हेस बेटी को छोड़ने गई थी। नौकरानी घर में थी ही नहीं। मैं दीवानेपन से भरा हुआ दसियों बार ललिता के कमरे में गया। मकान के खालीपन का फायदा उठाकर मैं ललिता के बिस्तर पर मचल मचल कर अपनी रगों में ललिता के जिस्म की खुशबू समेटने का प्रयास करने लगा। यह वही बिस्तर था जिस पर ललिता करवटें बदला करती थी। बिस्तर के रेशे रेशे में उसकी खुशबू रची बसी हुई थी। आनंदमय कल्पना ही मेरे रोम रोम में सुलगती भावनाओं को शांत कर सकती थी। पता नहीं कैसी उथल पुथल मची हुई थी कि ना तो बैठ पाता था ना ही लेट पाता था। अपने कमरे में वापस आता, खिड़की से बाहर झांक कर देखता तो ललिता के कमरे में जाने को मन करता। ललिता के कमरे से जाकर लौटता तो अपने कमरे की खिड़की से उस मोड़ को देखते रहने का मन करता जहां ललिता को कैंप ले जाने वाली नीली कार सड़क पर फर्राटे भरती हुई गुम हो गई थी। मैं न जाने कब तक इसी तरह डूबता उतरता रहा था कि तभी नीचे से नौकरानी ने मेरा नाम लेकर आवाज दी। अपना नाम सुनकर मैं कमरे से बाहर निकल आया और सीढ़ियों पर खड़ा हो गया। नौकरानी मुझे देखकर मुस्कुराई। पता नहीं उस मुस्कुराहट का क्या अर्थ था। शायद वह मुझे याद दिलाना चाहती थी कि घर में हम दोनों बिल्कुल अकेले हैं
और अगर मैं चाहूं तो उसे कोई एतराज नहीं हो रहा है। शायद वह अपनी मालकिन की अनुपस्थिति में मुझे खुश रखने का ज्यादा ही प्रयास कर रही थी। उसका इरादा कुछ भी रहा हो, जब मैंने उसकी मुस्कुराहट के जवाब में सिर्फ भौं उठाई तो उसने मुझे एक लिफाफा थमाते हुए कहा, मालकिन यह लिफाफा जाते समय आपको देने के लिए दे गई है। मैंने धड़कते दिल से लिफाफा उसके हाथों में से ले लिया और अपने कमरे में लौटने लगा। कमरे में आकर मैंने जल्दी से लिफाफा खोला। आंखों के सामने ललिता की सूरत तैर रही थी। इसके अलावा मुझे और कोई जैसे नजर ही ना आ रहा था। अतः मालकिन के नाम पर मैंने यह भ्रम खाया कि लिफाफा जाती हुई ललिता दे गई है। अगर इस बात को ध्यान में ले जाता कि नौकरानी ललिता को मालकिन का संबोधन नहीं देती थी तो उस समय इतना उतावलापन न होता। खत को खोलने के बाद लिखाई के मामले में भी मुझे भ्रम था कि ललिता की है, मगर मजबून से स्पष्ट हो गया कि वह पत्र मिसेस हेज का था। खत कुछ इस प्रकार था, मैं नहीं जानती कि यह सब क्यों लिख रही हूं। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि जब से तुम इस घर में आए हो मैं अपने आपे में नहीं रही हूं। शायद इस बात को जानकर तुम गौरवान्वित महसूस करोगे कि तुमने पहली नजर में ही मुझे जीत लिया। लेकिन इन पंक्तियों को लिखते हुए कितनी विवश हो गई हूं तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अब तक मैं अपने आप से लड़ रही थी, पर इतवार को जब चर्च में प्रार्थना करते करते भी तुम्हारी सूरत मेरी आंखों में फिरती रही तो मैंने मान लिया कि मेरे सामने सिर्फ एक रास्ता बचा है कि मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूं। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ हम्बर्ट, हो सके तो इससे आगे की पंक्तियां मत पढ़ना। इस खत को यहीं तक पढ़ने के बाद फाड़ देना और मेरे लौटने तक न्यूयॉर्क चले जाना। नाराज होने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नाराज नहीं देखना चाहती, लेकिन इसके सिवा अब चारा ही क्या है। सिर्फ दो रास्ते बचे हैं, या तो तुम मुझसे शादी कर लो या मुझे मेरे हाल पर छोड़कर वापस चले जाओ। मैं जानती हूँ कि पिछले दिनों से तुमने लो की जिस तरह की शरारतों और झक्कीपन से समझौता किया है वह तुम्हारी सहृदयता का प्रतीक है। मैं यह भी जानती हूँ कि हमदर्दी का मतलब सदा प्यार नहीं होता। ना ही तुम्हें अपने घर में पेइंग गेस्ट की हैसियत से रखकर मुझे यह अधिकार मिल जाता है कि मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनने के सपने देखने लगूं। अगर तुम सचमुच ही उम्र भर के लिए मेरी बाह थामना चाहते हो और एक बिना बाप की 12 वर्षीय बच्ची को अपनी बेटी स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो घर में रहना, वरना मैं दोहराती हूँ चले जाना। चाबियां कमरे की डेस्क पर छोड़ जाना, अपना पता भी छोड़ जाना, ताकि मैं हिसाब करने के बाद तुम्हारा बकाया रकम भी अदा कर सकूं। विदा। कभी कभी याद कर लिया करना। शार्लेट हेज। मिसेस हेज का पत्र इससे भी ज्यादा लंबा था, मगर उसमें से इतनी ही लाइनें मुझे याद हैं। खत पढ़ने से मुझे विरक्ति हुई कि ये किस गोरख धंधे में आ फंसा हूं। लेकिन खत को दोबारा पढ़ने के बाद सोचा कि बिना सोचे समझे कोई कदम उठाना ठीक न होगा। खत को जेब में रखने के बाद मैं ललिता के कमरे में चला गया। उसके बिस्तर पर लेटकर मैंने तीसरी बार उसे पढ़ा और फर्श पर बेतरतीब मैगजीनों को अनमनी नजरों से देखता हुआ सोचने लगा कि क्या फैसला करना चाहिए। ज्यूरी के माननीय सदस्यों, मुझे इस बात से इनकार नहीं कि मैंने कभी इस स्थिति की कल्पना ही न की थी। सच कहूं तो 1940 के बाद 5 साल तक मैं किसी ऐसी विधवा की खोज करता रहा था जो सचमुच ही घर गृहस्थी का सुख दे सके, ऐसा सुख जो बैलेरिया की कमी को भुला दे। रेम्सडेल आने के बाद एक दो बार मैंने मिसेस हेज के सवरे हुए बालों और सलीके से रहने के ढंग के बारे में सोचते हुए मन ही मन तारीफ भी की थी, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि मैं अपने अकेलेपन का ढिंडोरा पीटता हुआ दुनिया भर की औरतों को फंसाने के लिए इश्तिहारबाजी करता था। सिर्फ बहुत जरूरत होने पर ही पेशेवर औरतों के पास जाता था। वैसे मिसेस हेज का पत्र पहली बार पढ़ते समय मेरे मन में जो विरक्ति पैदा हुई थी वह धीरे धीरे अब घुलती जा रही थी। ठंडे दिमाग से सोचने पर मैं महसूस करने लगा कि मिसेस हेज अपनी जगह गलत नहीं। उनकी जगह कोई भी होता तो इसी तरह मेरे आकर्षण में फंस जाता। वह सिर्फ एक 12 वर्षीय बेटी की माँ थी, खासी जवान थी। अभी उम्र ही कितनी थी कि वैधव्य का ढोंग रचे रख सकें। विधवा होने का अर्थ यह तो नहीं होता कि मन की भावनाएं मर जाती हैं। अब यह बात और है कि सामाजिक मान्यताओं के बंधन में बंधकर बहुत सी औरतें अपने मन के बांध पर इस तरह अंकुश लगाए रहती हैं कि वे अपना वैधव्य घुट घुट कर काट देती हैं, जैसे कि मिसेस हेज काट रही थी। मगर इसके पीछे यह भी तो होता है कि उन्हें बहकने का अवसर नहीं मिल पाता, मौका नहीं लग पाता। उनकी जिंदगी में निकटता स्थापित करने वाला सुपात्र आ जाता है तो वे समस्त लोकलाज के बंधन तोड़कर उसकी ही हो जाती हैं।
जैसे कि मिसेस हेज मेरे साथ अपने मन का संबंध स्थापित कर गई थीं और अब शारीरिक संबंध स्थापित करने को आतुर थीं। शादी के बाद वे ऐसे ही सपने देखती होंगी। मुझसे प्रेम और विवाह का उन्हें पूरा हक पहुंचता था। स्पष्ट कारण था। उन्हें इस बात की जानकारी थी कि मुझे मेरी पत्नी छोड़ गई है। मैं विदुर का जीवन व्यतीत कर रहा हूं। इस मामले में वह मुझे अपनी बराबरी का समझ रही थी। समझना उचित भी था। इसके अलावा मामला उम्र की बराबरी का भी था। हकीकत यह थी कि हम दोनों की उम्र की जोड़ इतनी फिट थी कि कोई भी देखकर प्रशंसा कर सकता था। कद काठी, बनाव, श्रृंगार, उठने बैठने, बात व्यवहार में भी शार्लेट अर्थात मिसेस हेज, जिन्हें अब मैं उनके नाम शार्लेट से ही संबोधित करूंगा, किसी तरह की कमी न रखती थी। उनका सामाजिक स्तर भी मेरे अनुरूप था। पति ने उनके लिए अच्छा खासा घर और प्रॉपर्टी छोड़ रखी थी, जिसके सहारे वह आराम से अपना और बेटी का जीवन निर्वाह कर रही थी और आगे करती रह सकती थी। उनके लिए शादी बस एक शारीरिक आवश्यकता थी और उस आवश्यकता पूर्ति के लिए मुझसे अच्छा सुपात्र कोई दूसरा मिलेगा नहीं। यही वजह थी कि उन्होंने पत्र में अपनी समस्त भावनाएं खोलकर उड़ेल कर रख दी थी। मैंने अब जितना ही उसके बारे में सोचा, उतनी ही सुपात्र वह मुझे नजर आने लगी। एक बात और भी थी, और वह यह कि मैं जानता था कि अच्छी तरह एहसास था कि ललिता के साथ मेरे संबंधों का टांका 2 3 4 या ज्यादा से ज्यादा 6 साल तक फिट रह सकता था। जो ही वह बालिग हुई, उसकी जिंदगी में उस जैसी उम्र का कोई सपनों का राजकुमार आ सकता था, या फिर वह कहीं ब्याही जा सकती थी। अपने साथ उसकी जिंदगी गुजरने की कल्पना ही बेकार थी। शार्लेट ने पत्र में लिखा था कि अगर मुझे उसका प्रस्ताव स्वीकार न हो तो मैं तुरंत उसका घर छोड़कर चला जाऊं। कैसी कयामत खेज बात की थी उसने। न सिर्फ घर छोड़कर जाने की बात कही थी, बल्कि एक प्रकार से वह शहर छोड़कर ही चले जाने का प्रस्ताव रख डाला था। उसने मुझे वापस न्यूयॉर्क जाने को लिख दिया था। उसे क्या मालूम था कि ललिता के प्रति मेरे प्यार की ऐसी दीवानगी थी कि मैं उसे पाने, उससे आगे निकटता बनाए रखने के लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी कुर्बानी कर सकने को तैयार था। हाँ, तो आप समझ चुके होंगे कि मैंने ललिता के लिए ही शार्लेट से शादी का मन बना लिया था। अगर आप इस बात को समझते हैं तो समझने में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी यह बात भी सच है कि मैं शार्लेट को अपने जीवन की आवश्यकता भी समझता था। ललिता के जीवन से जाने के बाद कोई तो होता जो मेरी भटकती जिंदगी को संवारने में अपनी भूमिका अदा कर सकता। उसे अपनी जीवन संगिनी बनाकर मैं अपनी आगे की जिंदगी गुजारने के ताने बाने बुनने लगा था। स्थिति स्पष्ट थी कि अब मैं ऐसे दोराहे पर खड़ा था जिसमें एक न एक रास्ता चुनकर ही मुझे आगे बढ़ना था। ललिता के निकट रहने का क्या उपाय हो, बस यही सोचते सोचते मेरे मन में शार्लेट से शादी कर लेने का विचार पुख्ता हुआ था। सोचा कि अगर मैं शार्लेट से शादी कर लूं तो न सिर्फ मुझे ललिता के साथ रहने की पूरी स्वतंत्रता मिल जाएगी, बल्कि मैं उसे मनमाने ढंग से प्यार भी कर सकूंगा। ललिता के साथ स्वतंत्र होकर प्यार करने की कल्पना से मुझे बहुत हल्का हल्का सा महसूस होने लगा। तब मुझे ललिता को छूने, चूमने, सहलाने के लिए ढोंग रचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर पिता से यही उम्मीद की जाती है कि वह दिन में 2 3 बार अपनी लड़की को चूमे, थपथपाए, गाहे बगाहे उसे सिनेमा पार्क घुमाने ले जाए। मेरे इस निर्णय से आप यह कतई न सोचिएगा कि मैं ललिता को पाने के लिए शार्लेट को बीवी बनाने और उसे बाद में जहर वगैरह देकर मार डालने के चक्कर में था। मेरा इरादा तो शार्लेट से ब्याह करके अगले 2 3 साल तक ललिता से हर कीमत पर निकटता बनाए रखने का था। शार्लेट से शादी की बात दिमाग में आते ही मेरे मन में और भी तरह तरह के चित्र बनने शुरू हो गए। मैं इस बात को छिपाऊंगा नहीं। ये बात दिमाग में आते ही मैं शार्लेट को तो भूल गया और स्कीमें बनाने लगा कि किस तरह रात को सोने से पहले माँ बेटी दोनों को नींद की गोलियां खिला दूंगा, फिर सोई हुई ललिता के साथ बिना किसी हिल हुज्जत के जो चाहूंगा कर सकूंगा। जितना सोचता मेरे सामने स्पष्ट होता चला गया कि ललिता की खातिर मुझे शार्लेट से शादी करनी ही पड़ेगी। आखिर मैंने फैसला कर ही लिया। अचानक नागफनी के कांटे से एक नए ही विचार ने मन में अपना वजूद फैलाया। ख्याल आया कि जिसके लिए मैं यह सब करने जा रहा हूं, उसे भी यह पसंद आएगा या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि इस शादी पर ललिता को जबरदस्त विरोध हो। उसकी रजामंदी पूछे बगैर शादी कर लेने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि विषाद में ऐसी स्थिति आ पड़े कि ना तो मैं दिन का रहूं ना दुनिया का। यदि ललिता को यह बात पसंद ना हुई तो
वह मेरे और अपनी माँ के वैवाहिक संबंध को स्वीकार न करेगी। मजबूरन उसे करना पड़ गया तो वह मेरे पास न फटकेगी, अपनी परछाई को भी मेरे करीब न आने देगी। ऐसी स्थिति में सारा किया धरा ही बेकार होगा। मैंने ठंडे दिमाग से इस पर विचार किया और अंत में निर्णय लिया कि शार्लेट के आने से पहले ही मैं इस मामले में ललिता का मन ले लूं। यह भी अच्छी बात थी कि मुझे ललिता के कैंप के बारे में विस्तृत जानकारी थी। वहां के पते ठिकाने के साथ साथ फोन भी मालूम था। मैंने इस बात का अंदाजा लगाया कि किस समय ललिता वहां पहुंच सकती थी, कितनी देर बाद वह फोन अटेंड करने की स्थिति में आ सकती है। मैंने फोन करने का निर्णय लिया। नहा धोकर कपड़े पहन लेने और इस बात का इत्मीनान कर लेने के बाद कि ललिता अब कैंप पहुंच चुकी होगी, शार्लेट अपनी कार से वापस आती होगी, मैंने ललिता को फोन किया। कैंप इंचार्ज ने फोन अटेंड किया। मैंने अपना परिचय ललिता के गार्जियन के रूप में देते हुए कहा कि ललिता को फोन पर बुला दीजिए। मैं इस बात की तसल्ली करना चाहता हूं कि उसे वहां का माहौल पसंद आया या नहीं। 10-15 मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ी, तब जाकर ललिता फौरन आई। मैंने उसका कुशल क्षेम, वहां के माहौल के बारे में पूछकर कहा, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने जा रहा हूं, देकर देखो। ललिता ने शरारती आवाज में कहा, मैं तुम्हारी माँ से शादी करने जा रहा हूं। नहीं, उसने अविश्वास भरे सुर में कहा। यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने अपनी बात दोहराई, उसे बताया कि शार्लेट शीघ्र ही मेरी पत्नी बन जाएगी। अब जाकर ललिता को यकीन आया कि मैं गंभीर हूं। वह किलकारी मारकर हंसी। मजा आ जाएगा। फिर उसके हंसने की आवाज आई। शादी कब हो रही है? जरा 1 मिनट रुकिएगा, एक कमबख्त पिल्ला बार बार मेरी टांगों से उलझ रहा है। आगे सिर्फ 2-3 मिनट ही बातचीत हो पाई। ललिता को कैंप के किसी आइटम में हिस्सा लेने के लिए तैयार होना था, इसलिए वह ज्यादा देर बात न कर सकी। मैं समझ गया कि कैंप में उसे अपनी मनचाही आजादी मिल गई है। वह पिंजरे से निकले हुए पंछी की तरह अपनी माँ को भूलने के साथ साथ मुझे भी भूल गई है। मैं नीचे रसोई घर में पहुंचा तो मुझे प्यास लगी हुई थी। फ्रिज से बियर निकाल कर पीने के बाद मैंने रात के खाने के लिए कुछ बढ़िया चीजें खाने को सोची और बाजार की तरफ निकल गया। जब लौटा तो कीमती खाना और रेम्सडेल में मिलने वाली बढ़िया से बढ़िया शराब गाड़ी की पिछली सीट पर पड़ी हुई थी। आकर ललिता के कमरे में बैठ गया। कमरे की खिड़की से बाहर सड़क पर आते जाते लोग अच्छी तरह दिख रहे थे। अभी शाम होने में देर थी। सबसे पहले पड़ोस में रहने वाली 2 लड़कियां सड़क पर गुजरी। पिछले 2 सप्ताह से मैं इन दोनों लड़कियों को रोज सुबह शाम इसी सड़क पर जाता देखता था। दोनों की उम्र 13 के आसपास रही होगी, लेकिन दोनों में से एक भी ललिता के मुकाबले में नहीं ठहर सकती थी। इन लड़कियों के आंखों से ओझल हो जाने के बाद सिडान आती चमकी। उसमें शार्लेट थी। यही गाड़ी मेरी ललिता को छीनकर मुझसे दूर ले गई थी। ड्राइविंग सीट पर बैठी शार्लेट का चेहरा मुझे बेहद गंभीर दिखा। मुझे शार्लेट से हमदर्दी हो आई। उसके मन के द्वंद्व से मैं बखूबी परिचित था। मैं मुस्कुराते हुए खिड़की पर आ खड़ा हुआ। मेरा व शार्लेट का विवाह एकदम सादगी से चर्च में हुआ। इस अवसर पर ना तो शार्लेट ने लॉ की आवश्यकता महसूस की, ना ही रिश्तेदारों के हुजूम को आमंत्रित करने की। केवल कुछ प्रमुख परिचितों के सामने विवाह की रस्में अदा हो गईं। जब पति पत्नी दोनों दाम्पत्य जीवन का सुख भोग चुके हों तो हो हल्ले की इच्छा भीतर जन्म भी नहीं लेती। ना ही बाहर के लोगों को भी ये प्रीतिकर लगता है। हम दोनों घर लौटे तो पति पत्नी थे। शार्लेट ने बातों बातों में जानना चाहा कि क्या मैं आस्तिक हूं या नास्तिक। मैं स्वयं को नास्तिक बताकर शादी के प्रथम दिन को बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए रेडीमेड जवाब देकर उसका मुंह बंद कर दिया। शार्लेट को बात बात में क्षमा चाहती हूँ अथवा सॉरी बोलने की आदत थी, जो कि उसकी मृदु भाषिता को बल प्रदान करती थी। इसलिए मुझे लगा कि हमारी खूब पटेगी। मैं तो जैसे का तैसा था, किंतु शार्लेट का जीवन हरी भरी वाटिका में बदल कर रह गया था। वह मेरे पसंद की डिशें बनाती और दीवानागार सी मुझे देखती रहती और बड़ी मनोहारों के साथ मुझे भोजन कराती। बिस्तर पर भी उसका व्यवहार संतोषजनक था। थोड़े संकोच के बाद वह मुझसे पूर्णतः खुल गई थी और अधिक से अधिक सुख मुझे प्रदान करने के लिए व्याकुल रहने लगी थी। सहसा शार्लेट को पुरानी चीजों को बदलने व नई चीजों से घर को सजाने का भूत सवार हुआ। उसने घर के पर्दों से लेकर घर के बेड तक बदलने प्रारंभ कर दिए। मैं चिंतित हो उठा। इस प्रकार तो लोक की वे सारी निशानियां समाप्त हो जानी थीं, जिन्हें मैं नाक से लगाकर उसमें बसी लोक की देह यष्टि की सुगंध यदा कदा सांसों में उतारता रहता था। किंतु मैंने शार्लेट को टोका नहीं।
मैं हमेशा की तरह खामोश ही रहा। घर के खुशगवार मौसम के लिए ये रुक करना जरूरी था। एक दिन जब मैं हॉस्पिटल के वार्ड सरी के कमरे में बैठा, मन की बोरियत को विस्की के पैमानों में ढाल रहा था, शार्लेट आई। बातों बातों में उसने मेरी खामोश रहने वाली आदत के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त की, तो मैंने उसे एक झूठी कहानी सुना दी। मुझे और खोलने के उद्देश्य से उसने मेरे विगत जीवन की प्रेमिकाओं के बारे में जानना चाहा, तो मैंने उसे ऐसी ऐसी रोमांचक प्रेम कथाएं सुनाई कि वह रस विभोर हो उठी। मैं शार्लेट से लो के संबंध में कभी कोई बात न करता था। हाँ, वह जब संडेज को फोन पर लो से बात करती तो जरूर बताती कि आज उसकी लो से क्या बातें हुई। ललिता के बारे में मेरा जिक्र न करना शायद मेरे मन में बसे चोर का प्रलाप था, किंतु इस प्रलाप को शार्लेट कैसे समझ सकती थी। मैं शार्लेट के साथ लेटा हुआ था। हमने अभी अभी शारीरिक सुख प्राप्त किया था, इसलिए शार्लेट कुछ प्रसन्न, कुछ अनमनी सी थी। सहसा शार्लेट ने मेरी ओर करवट बदली तो मेरा हाथ अनायास ही उसकी गर्दन के नीचे रेंग गया। मैं उसकी बाईं बगल पर थपकियां सी देता खिड़की से बाहर देखता रहा। एक बात कहूं प्रिय? जरूर, मैंने कहा। शार्लेट चुप रही। मुझे लगा कि मुझे इस प्रकार झटके से सहमति देने के बजाय तनिक रुककर प्रेम भरी थपकियां देते हुए होठों का सहलाव उसकी गर्दन पर देते हुए सहमति देनी चाहिए थी, किंतु अब क्या हो सकता था। मैं ललिता के ख्यालों में कुछ इस तरह खोया हुआ था कि मुझे ध्यान ही न रहा था। सुधार स्वरूप मैंने तत्काल उसे बाहों से बांधा और उसकी गर्दन की चिकनी त्वचा पर उंगलियां फेरते हुए शहद से मीठे स्वर में बोला, कहो तो सही, क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहती थी कि क्या वह भविष्य में फिर कभी गर्भस्थ होगी? मैंने शार्लेट का इशारा समझा। शादी के दिन उसने बताया था कि प्रथम पति से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, किंतु नियति की क्रूरता के चलते वह जीवित न रह सका और उसके लघु रूप में ही काल कवलित हो गया था। अपने उसी पुत्र को पुनः अपने गर्भ में आरोपित करने की कामना वह कर रही थी। जरूर होगा, मैंने उत्साहित स्वर में कहा। वह जरूर तुम्हारे गर्भ में आएगा, उसे आना ही पड़ेगा। सच? शार्लेट का चेहरा खिल उठा। दूसरे दिन ललिता का पत्र आया। उसने कैंप के जीवन पर संतोष व्यक्त किया था। उसने लिखा था कि उसे कैंप का जीवन रास आ गया है। मैंने खत को सुरक्षित रखते हुए अन्य किशोरियों के मध्य चहकती चौकड़ियां भरती ललिता की कल्पना करने लगा था। कितनी अच्छी, कितनी प्यारी व कितनी उत्तेजक लगती होगी वह। काश मैं उससे मिल सकता। मेरे मन में टीस सी उठी और पूरे अस्तित्व को झंझनाती चली गई। हमारा दाम्पत्य जीवन इसी तरह एक एक दिन करके तेजी से कटता जा रहा था। हमारे घर के नजदीक एक झील थी। झील के चारों ओर जंगल था। जुलाई के आखिरी दिनों में जब गर्मी अधिक बढ़ गई तो हम दोनों ने वक्त काटने के लिए वहां जाना शुरू कर दिया। हम वहां झील में साथ साथ तैरते। जुलाई के चौथे मंगलवार को हम गाड़ी सड़क के नजदीक पार कर लेने के बाद चीड़ के जंगल से होकर झील की ओर जा रहे थे, तभी शार्लेट ने अपनी सहेली जीन का जिक्र छेड़ दिया। उससे ही इस बात की मुझे जानकारी मिली थी कि जीन को पेंटिंग का खासा शौक है। कई बार तो वह अपना खपत पूरा करने के लिए उल्टा सीधा प्रयोग करने लगती थी। इस बार भी शार्लेट ने जीन की चित्रकला से ही बातचीत शुरू की। पिछली बार एक चित्र बनाने के लिए उसने लेस्ली को सुबह 5 बजे इस झील में नहाने के लिए मजबूर कर दिया था। अरे, पानी कितना ठंडा रहा होगा! मेरे मुंह से विस्मय के भाव में निकल आया। तुम्हें पानी की ठंडक की पड़ी है? मैं चित्रकला की बात कर रही हूँ। अरे, वह आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट। उसे इन छोटी छोटी बातों की परवाह कब है? वह देर तक जीन की बातें करती रही और मैं सोच रहा था कि वह ललिता की बातें करे। अब हम दोनों चिड़ के झुरमुट पार करने के बाद खुले में आ गए। झील थोड़ी दूर रह गई थी। मैंने पूछा, क्या ललिता का कोई खत आया? कई बार सोचती हूँ, वह मेरी बात को अनसुनी करती हुई बोली, कि हमें अपने घर में ऐसी नौकरानी रख लेनी चाहिए जो 24 घंटे घर में रहे और घर की देखभाल भी करे। नौकरानी रखने की धुन शार्लेट को कई दिनों से समाई हुई थी। अपनी एक सहेली के यहाँ इस बात की चर्चा सुनकर उसे भी तुनक सवार हुई थी। वह समझती थी कि जब तक घर में 24 घंटे की कोई नौकरानी ना होगी, घर की शान और शौकत ही ना बनेगी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वह बोली, सोचो तो सही, उसके घर आ जाने से कितनी आसानी हो जाएगी और हम तुम जहाँ जब जी चाहेगा बेझिझक आ जा सकेंगे। लेकिन वह रहेगी कहाँ?
मैंने पूछा। क्यों? हमारे घर में? हमारे घर में? हमारे घर में जगह कहाँ है? अरे हटो! शार्लेट ने मेरी तरफ देखकर इस तरह मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कोई मैं नासमझ बच्चा हूं और घर गृहस्थी के मामले में बिल्कुल अनभिज्ञ हूं। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हमारे घर में जगह है, और फिर अब तो ललिता के ना रहने से उसका कमरा भी खाली रहेगा। ललिता के ना रहने से? मैं चौंका। ललिता के ना रहने वाली बात मेरी पल्ले नहीं पड़ी। ओ, मुझे सोचना चाहिए था कि उन्हें अभी इस बात की जानकारी नहीं है। दरअसल मैंने तुम्हें बताया जो नहीं है, मैं पिछले सप्ताह से ललिता के लिए बोर्डिंग हाउस में दाखिल करने के लिए प्रयत्नशील थी। बोर्डिंग हाउस में उसके लिए सीट बुक कराने की बात मैंने कर ली है। कैंप से सीधा वह बोर्डिंग हाउस चली जाएगी। इस बारे में मैंने फोन पर उससे बात करके उसकी सहमति भी ले ली है। अगर वह वापस लौट कर आती भी है तो एक आध दिन के लिए ही आएगी। इस खबर ने मेरे चेहरे पर सफेदी पोत दी। मेरे अंदर कैसी भयानक उथल पुथल मच गई। इससे बेखबर शार्लेट अपनी धुन में कही जा रही थी। पिछले कुछ दिनों से उसकी पढ़ाई लिखाई का प्रोग्राम इतना ढीला पड़ गया है कि अब उसे बोर्डिंग हाउस में रखने के अलावा मेरे सामने कोई विकल्प नहीं रह गया है। वहां रहकर वह पूरी तरह अनुशासन में रहेगी। समय से उठना, खाना पीना और पढ़ाई करना। वहां वह अंकुश में रहेगी, यहाँ पर रहकर वह निरंकुश होती जा रही थी। आखिर उसे भी तो किसी के पल्ले बांधना है। अगर ऐसा ही आगे चलता रहा तो उसके कर्म तो फूटेंगे ही। जिसके पल्ले बंधेगी वह भी अपने भाग्य को रोएगा। शार्लेट देर तक ललिता को लेकर ही बस जिक्र करती रही, जबकि मैं उसके शब्दों को बहुत कम सुन पाया था। मेरा दिमाग साए साए कर रहा था। इतना परेशान हो गया था कि कुछ देर के लिए शार्लेट से अलग हो जाने में ही भलाई थी। मैं इतना बड़ा अभिनेता न था कि अपने मनोभावों को दबा जाने में सफल हो जाता, और वे मनोभाव शार्लेट पर उजागर होना कोई अच्छी बात भी न थी। मैंने यह भी सोचा कि मुझसे ज्यादा बड़ी अभिनेत्री तो शार्लेट रही, जिसने गुजरे सप्ताह में चुपके चुपके ललिता को अपने से दूर रखने की योजना तैयार कर डाली और मुझे हवा तक न लगने दी। शायद इस मामले में उसकी शादी कर लेना आड़े आ गई थी। वह नहीं चाहती थी कि किशोरावस्था में कदम रख चुकी बेटी उसकी नई नई शादी की रंगरेलियां देखे। बेटी के सामने उसे नई ब्याहता का कार्यकलाप करते संकोच था। अब मुझे भी अभिनय करना पड़ा। मैंने चौंकते हुए कहा, अरे, मैं मालिश का लोशन तो गाड़ी में ही भूल आया। मैंने कहा और लौटकर गाड़ी की ओर चल दिया। जल्दी आ जाना, मैं यही इंतजार कर रही हूँ। वह मुझे जाता देखकर बोली। शार्लेट से अलग होकर जंगल में इधर उधर घूमते हुए मैं सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। इतने दिनों तक बेकरारी से ललिता की प्रतीक्षा करने का अगर यही परिणाम सामने आना था तो मैंने शार्लेट से शादी ही क्यों की थी। अगर ललिता कैंप से वापस आकर सीधे बोर्डिंग हाउस चली जाएगी या एक दो दिन के लिए आकर भी जाती है तो मैं क्या करूंगा। मुझे पहले अपने आप पर गुस्सा आया, फिर सोचा, गुस्सा करके क्यों खून जलाया जाए। क्यों ना शार्लेट को किसी तरह इस बात के लिए राजी किया जाए कि वह उसे बोर्डिंग हाउस न भेजे। मैं सोच रहा था कि ललिता को घर में रखने के लिए क्या युक्ति बढ़ाई जाए। क्या यह नहीं हो सकता कि मैं उसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले लूं, तब वह उसे घर पर रखने के लिए राजी हो जाए। एक बार उसने खुद कहा था कि मैं उसे पढ़ा दिया करूं। यह भी ख्याल आया कि यह बात उसने तब कही थी जब उसने शादी नहीं की थी। अब उसने मुझसे शादी कर ली है। अपनी जवान होती बेटी को शादी के मधुर क्षणों में अपने साथ रखते हुए शार्लेट को हिचक है। सोचती है कि उसकी ऐश में व्यवधान पड़ेगा, तभी उसे वह बोर्डिंग हाउस भेज रही है। पढ़ाई लिखाई ठीक से ना करने का तो बस एक बहाना है। मैं जितना ही इस बारे में सोच रहा था उतना ही परेशान हो रहा था, साथ ही उलझ भी रहा था। मुझे बातचीत का कोई विषय ही न सूझ रहा था कि जिसके आधार पर ललिता के बारे में विस्तार से बातें करके उसे घर पर रोकने की बात कही जा सकती। यह बात सही थी कि शार्लेट की जब से मुझसे शादी हुई थी वह मुझसे बेहद प्यार करती थी, लेकिन यह भी बात सही थी कि कई मायनों में वह मुझे बेवकूफ़ भी समझने लगी थी। शायद अधिकांश बीबियां अपने पतियों को किसी बिगड़े हुए बच्चे की तरह प्यार करने के साथ साथ डांटते डपटते हुए रखना पसंद करती है। हालांकि बेलेरिया भी मेरी पत्नी रह चुकी थी। मैंने इस बात को भी सोचा कि शार्लेट और बेलेरिया में बहुत बड़ा फर्क था। बेलेरिया मेरी पहली बीवी थी और शार्लेट दूसरी। पत्नियों के बारे में कहा गया है कि फर्स्ट वाइफ इज वाइफ, सेकंड वाइफ इज फ्रेंड, थर्ड वाइफ इज मास्टर एंड फोर्थ इज मिडवाइफ। शार्लेट मेरी दूसरी पत्नी थी। वह मेरे साथ मित्रवत व्यवहार कर रही थी तो कोई ताज्जुब की बात न थी,
मुझे उसके इस तरह का व्यवहार करने पर खींच होती थी, मगर उसके साथ डांट डपट या क्रोध करने से मामला बिगड़ जाने का अंदेशा था। वह उन औरतों में से थी जो दुख तो सारी उम्र हंसते हंसते बर्दाश्त कर सकती थी, मगर अपमान का घूंट एक मिनट भी सहन न कर सकती थी। जिन स्थितियों में मैं चल रहा था, उसमें मेरे जरा से संयम से काम लेने का अंजाम डाइवोर्स पर जाकर खत्म हो सरासर नासमझी भरी बात होगी। डाइवोर्स के बाद एक दिन भी मेरा उस घर में ठहरना संभव न होता, और ऐसा होने पर ललिता माई हार्ट से मुझे हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ सकता था। ललिता, हाँ, ललिता को लेकर ही मेरे विचारों की गुड़दौड़ चल रही थी। उसी ललिता के बारे में मैं बेताबी से भरा सोच रहा था, जो कैंप के बाद अब बोर्डिंग हाउस में जाने वाली थी। विचारों के ऊहापोह में डूबा हुआ मैं जिस समय झील के पास पहुंचा, शार्लेट पानी में पांव डुबोए किनारे बैठी थी। वह बैठे बैठे पानी में फेंकने के लिए कोई कंकड़ ढूंढ रही थी। मालिश का लोशन कहाँ है? मिट्टी कुरेदने से कीचड़ में लिथड़ी उंगलियों को पानी की सतह पर छपछपाते हुए उसने पूछा। लोशन? लोशन तो शायद घर पे ही भूल आए। मैं साफ झूठ बोल गया। आओ तैरें, शार्लेट ने कहा और पानी में कूद गई। मैं भी उसका साथ देने के लिए पानी में उतर गया। वह पानी में तैरते समय बहुत चुलबुली हो जाया करती थी। आओ यहाँ गहरे पानी में, वह झील के बीच में पहुंचते हुए बोली। मेरा दिल चाहा कि गहरे पानी में चला जाऊं और शार्लेट की बाह मरोड़कर या पांव खींचकर उसे पानी में डुबो दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। फिर थोड़ी देर बाद हम वापस लौट आए। आज का भाग यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको यह उपन्यास पसंद आ रहा हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।